टीआरएनए जो है, एमआरएनए तो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है प्रोटीन को बनने के लिए। टीआरएनए क्या करता है? तो टीआरएनए पता है क्या करता है? वो अलग अलग प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, अमीनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन के मोनोमर्स, उनको लाता है पकड़ पकड़ के, और एक तरफ से लाता है, एक तरफ से जेनेटिक कोड रीड करता है और प्रोटीन बना देता है। प्रोटीन एक्चुअली बनाता भी नहीं है, वो बन जाते हैं। तो मैं समझ आएगा कैसे? अगर मैं इसकी एक पिक्चर बनाऊं तो देखो, एक बंदा बैठा है, ठीक है ना, ये इसकी कुर्सी है, ठीक है, ये यार बैठा हुआ है कुर्सी पे, और ये इसके हाथ में एक बुक है, ठीक है ना, और ये बुक में सब कुछ है, सारा एमआरएनए है बेसिकली बुक का नाम, और सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कि कैसे कोड्स बनाने हैं। और ये देखो, ये इसका दूसरा हाथ है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक वो रखा है, कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट है ये, और यहाँ पे प्रोटीन बनता जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज हाउ टीआरएनए वर्क्स। इसका नाम क्या है? टीआरएनए, ये पिक्चर याद रखना। तो ये कर रहा है, ये एक तरफ से तो बुक पढ़ रहा है, ठीक है, जो एक तरफ से बुक पढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये जो शेल्फ है, यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन रखे हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चीजों के प्रोटीन रखे हैं। तो यहाँ से अपने फेवरेट प्रोटीन उठा उठा के, यहाँ से अपने फेवरेट प्रोटीन उठा उठा के यहाँ पे रख रहा है, लगा रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट टीआरएनए डू, ठीक है ना। तो आरआरएनए क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल है ट्रांसलेशन में, और कुछ नहीं, बेसिकली राइबोसोम्स में इन्वॉल्व होता है। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान से पढ़ना, डीएनए पे डिपेंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, जो कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो कैटलाइज करता है हर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। RNA polymerase binds to the promoter and initiate transcription. Initiation कहता है it uses nucleoside triphosphates as substrate. याद है रेप्लिकेशन में क्या यूज हो रहा था? कुछ वैसी ही चीज है, अब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स यूज हो रहा है, ठीक है ना। ओके, the polymerization is in a template dependent fashion following the rule of complementary. यहाँ पे भी complementary follow होगी. It somehow also facilitate opening of the helix continuous elongation. हेलिक्स भी यही खोल लेता है और elongation continue रहती है. Only short stretch of RNA remains bound to the enzyme. When the polymerases reach the terminator region, nascent RNA fall off, so the RNA polymerase. Basically, अगर मैं draw करूं तो ये डीएनए है, ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके चिपका, ये कौन सा रीजन है? प्रमोटर रीजन, ठीक है, प्रमोटर है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं ये आते रहेंगे इधर उधर से, ठीक है, ये आते रहेंगे, ठीक है, ये एक तरफ से कोड रीड करेगा, एक तरफ से ये कोड रीड करेगा। मान लो यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है, यहाँ पे एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो एक तरफ से कोड रीड करेगा, एक तरफ से कोड रीड करेगा, दूसरी तरफ से इससे आरएनए ऐसे निकलता रहेगा, समझे। तो अब ये जो आरएनए निकल रहा है वही लिखा है, ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बॉन्ड टू द, इस एंजाइम से एक छोटा सा स्ट्रेच जुड़ा रहता है, बाकी लटका रहता है। वन द पॉलीमरेज रीचेस द, अब जब ये जैसे चल चल के यहाँ तक आएगा, ठीक है, तब तक अपना, जैसे मान लो अगर इसको बनाऊं, रेड कलर का है ये, तो ये यहाँ आ गया है तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए इससे ये बन चुका है लंबा सा, ठीक है। नाउ ये जो नेशेंट आरएनए ये फॉलो यहीं से टर्मिनेटर के रीजन से यहीं से कट जाएगा, और ये नेशेंट आरएनए फॉलो। सो आरएनए पॉलीमरेज सो ऑल्सो आरएनए द आरएनए, मतलब कि दोनों ही हट जाएंगे,
ठीक है, मैं पूरा ड्रॉ करूँ? नहीं चलेगा, समझ आ गया होगा ना। मतलब जैसे वो आरएनए निकलेगा, आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाएगा, उसको भी कोई वहां पे काम धंधा है नहीं, डीएनए वैसे का वैसा। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ, ये ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका है। हाँ, देखो फोटो बनी हुई है, मुझे क्यों ड्रॉ ही करना। आरएनए पॉलीमरेज इज आल्सो केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। ठीक है, रिजल्ट इन टर्मिनेशन, हाँ ठीक है। इट एसोसिएट ट्रांजिटली विद द इनिशिएशन फैक्टर। देखो आरएनए पॉलीमरेज सुनने वाली बात है भाई, कैसे वो कभी इनिशिएट कर रहा है, कभी टर्मिनेट कर रहा है, और ये सब वो कैसे कर पा रहा है? तो ये यार कुछ फैक्टर से एसोसिएट होता है जो अल्टर करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट और टर्मिनेट करने की इस पूरी प्रोसेस को। जैसे बैक्टीरिया में, since mRNA does not require any processes and to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartment, that is no separation, तो वहाँ पे कोई न्यूक्लियस होता नहीं बैक्टीरिया में, तो मेनी टाइम ट्रांसलेशन इज बिगिन मच मोर द आरएनए फुली, आरएनए निकला नहीं कि मतलब प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, ऐसा भी होता है बैक्टीरिया में। कंजिक्यूटली द ट्रांसक्रिप्शन, अरे हमारा तो देखो क्या न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनता है, फिर न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है, वो साइटोप्लाज्म में आता है, वहां पे फिर ट्रांसलेशन शुरू होता है। लेकिन बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो चीजें साथ में भी चलती रहती है, साथ ही में चल जाती है। इधर इधर एमआरएनए बन रहा है, उसकी पूंछ पकड़ के नीचे से ट्रांसलेशन भी शुरू हो रहा है ना, ऐसा होता है। कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी ऑक्यूपाइड इन बैक्टीरिया, कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। हमें नहीं हो सकता ये चीज, ठीक है। ओके, so this is the diagram of transcription. देखो ये आरएनए देखो बन गया ना, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। ये प्रमोटर रीजन है जहाँ पे अपना ये आरएनए पॉलीमरेज, ऑरेंज बॉल है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया। अब इसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा इनिशिएशन के टाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज अब शुरुआत करेगा, ठीक है। ये डीएनए हेलिक्स, ठीक है ठीक है। तो अब देखो ये आरएनए बनना शुरू हो चुका है, ये देखो ये आरएनए देखो इतना बन चुका है, ठीक है, और सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है। फिर एक देखो ये जो ग्रीन रीजन होगा ना, ये टर्मिनेटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है। तो यहाँ पर जैसे आरएनए आएगा, इससे एक रो फैक्टर जुड़ेगा, इसको हटाओ, इससे रो फैक्टर जुड़ेगा, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, बेसिकली बाहर निकल आया, डीएनए को छोड़ दिया, एंड आरएनए हमें हमारा मिल गया, आरएनए भी निकल आया। दिस इज द होल प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इन यूकैरियोट्स दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, एक एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। देखो दो कॉम्प्लेक्सिटी है, पहली बात तो ये जानो कि 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेल, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है हमें। क्या भाई क्या डिवीजन है लेबर में? तो डिवीजन ये है कि, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो कहाँ थे हम? लेबर के डिवीजन में ना, हाँ, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। RNA polymerase 1 transcribe rRNA 28S, 18S, 5.S, whereas RNA polymerase 3 is responsible for transcription of, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि RNA polymerase 1 किसको rRNA बनाता है, 28S, 18S, 5.8S, और जो RNA polymerase 3 है वो बनाता है tRNA, 5S RNA, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बेसिकली। एंड जो पॉलीमरेज 2 है ये बनाता है हमारा प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जिसको कहते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी कि एचएनआरएनए। प्रिकर्सर मतलब इसके बाद एचएनआरएनए ही एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस होके। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, 28S, ये क्या है, 18S, 5.8S, और जो 3 वाला है ये बनाता है टीआरएनए, ठीक है, जो मैंने बताया जिसका काम। फिर 5SR आरएनए और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, ये थर्ड वाला काम, थर्ड वाला बनाता है। और जो सेकंड वाला है वो हमारा सबसे बेस्ट वाला प्रिकर्सर ऑफ, मतलब HNRNA बनाता है वैसे तो, मतलब ट्रांसक्राइब करता है HNRNA, ठीक है।
सेकंड वाला। तो याद रखना ये, ठीक है, कौन क्या करता है याद रखना प्लीज। Second point, the second complexity in that the primary transcripts contains both। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है मतलब ये पूरे प्रोसेस में यूकैरियोट्स वाले में कि जो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें एक्सॉन्स भी होते हैं एंड इंट्रॉन्स भी होते हैं, और जो कि इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है स्प्लाइसिंग, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंट इन डिटेल ऑर्डर। तो ये प्रॉब्लम है यूकैरियोट्स में, तो इसको सही करने के लिए स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो एचएनआरएनए जो है इसमें होता है, इसमें एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग एंड टेलिंग भी होती है। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, एक अजीब सा न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भाई बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है, नाम से ही काम होगा। क्या नाम है, मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड विद द 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए, 5 एंड ऑफ एचएनआरए इंटेलिंग 2 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू आर एडेड एट 3 एंड। कहाँ पे ऐड होते हैं ये भी याद रखना, क्योंकि पूंछ है ना, टेलिंग है, तो पूंछ पे पीछे ही होगी, तो पीछे मतलब 3 एंड, सर मतलब 5 एंड। सर पे भाई कैपिंग ही होगी ना, सर पे टोपी पहनोगे ना, तो किसकी टोपी पहनोगे, मिथाइल ग्लूकोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एमजीटी की टोपी पहनेंगे हम, एमजीटी। किसकी टोपी पहनोगे, एमजीटी की, कंपनी है, ब्रांड है कोई, ठीक है। एमटीजी सुना था, एमटीजी ना पब्लिकेशन, एमजीटी याद रखो, ठीक है। तो हम टोपी पहनेंगे तो एमजीटी की पहनेंगे, एंड वो 5 एंड पे होता है। एंड टेलिंग किस पे, टेलिंग क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 आर एडेड एट 3 एंड, ठीक है। इट इज अ फुली प्रोसेस एचएनआरएनए। अच्छा, जब ये सब हो जाएगा तो हम उसे एमआरएनए कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसलेशन के लिए, तब जाके ट्रांसलेशन शुरू होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का सही है यार, उनका कोई झंझट नहीं है इन सब चीजों में, है ना। स्प्लिट जीन अरेंज, इसलिए उनका जो है ना वो मोनो एकदम लाइन से उनके सिस्ट्रॉन लगे होते हैं। हाँ, हमारे में दिक्कत हो जाता है, इंट्रॉन्स आ जाते हैं बीच बीच में। ओके, तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। मतलब ये क्यों हो रहा है, तो ये कह रहे कि हो सकता है कोई एंशिएंट फीचर हो जीनोम का, कि इंट्रॉन्स जो है ना वो रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, कभी इनका भाई पुराने जमाने में कभी कोई रोल हुआ होगा, है ना, कभी अभी खत्म हो गया है। एंड प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए। और हाँ, ये भी बताता है कि यार हो सकता है कि जब डीएनए से आरएनए जब जेनेटिक में तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन जब डीएनए बना तो कुछ ऐसा हुआ कि अब ये वेस्ट हो रहा है हमारे लिए, और ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ रही है हमें, ठीक है। तो जेनेटिक कोड, इट वाज जॉर्ज गैमेओ, गमाओ बोलेंगे, गैम आई डोंट नो, गैमो आई गेस, गैमो, जॉर्ज गैमो, इट वाज जॉर्ज गैमो, अ फिजिसिस्ट who argued that since there are only, उसने बोला भाई देखो 4 बेसिस, उसने बोला बायोलॉजिस्ट इधर आओ मैं बताता हूँ, मैथ्स रहने दो तुम। बोला कि कितने बेस हैं, बोलते सर 4। बोलते ठीक है भाई 4 बेसिस हैं। बोलता कि कितने अमीनो एसिड है, बोलते सर 20। बोलते ठीक है चलो ये बताओ, सुनो मेरी बात। बोला हाँ सर बोलिए। बोलता है यार देखो, तुम्हें ना अगर 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं तो हर कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए बस। मतलब दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज प्री म्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब उन्होंने बोला सर, बायोलॉजिस्ट भाई बायोलॉजी वाली बुद्धि है ना, उन्होंने बोला यार सर 4 into 4 into 4 मतलब कि 64 कोडॉन्स, सर इतने तो अमीनो एसिड नहीं है, तो ये कैसे मतलब, है ना। वो 4 की पावर 3 लिखा है बाय द वे, 43 नहीं है। दोनों बोला कि मान लो बस ठीक है 64 होते हैं, कुछ होंगे उसमें यूज नहीं होते होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे 4 बेसिस हैं और 20 अमीनो एसिड हैं तो तुम्हारे पास 64 कोडॉन्स हैं, जाओ जो करना है कर लो। फिर केमिकल मेथड डेवलप किया, हर गोविंद खुराना वाज एन इंस्ट्रूमेंटल, इन्होंने कुछ ऐसा मेथड डेवलप किया था जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प किया, आरएनए को बनाने में, डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस में, मतलब कि ये 3 के सेट मार्शल नाइगर ने किया इन सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प टू कोड to be
डिसाइफर्ड, बेसिकली बात पता चला ये इन लोगों ने मिलके ना, हार गोविंद खुराना का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का यूज लेके, फिर मार्शल निर्बन का सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फिर सेवेरो ओखा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in, इन लोगों ने बेसिकली हुआ क्या कि पॉलीमराइजिंग ऑफ आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो इन लोगों ने बिना टेम्पलेट के एक आरएनए बनाया डिफाइंड सीक्वेंस का, जिसकी बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, जॉर्ज गैमो के हिसाब से। तो अल्टीमेटली ये प्रूफ हो गया कि नहीं यार, ये बात ये लोग जो कह रहे हैं ना सही है। किन किन के नाम है याद रखना, ठीक है ना, हरगोविंद खुराना, मार्शल निर्भर का सेल फ्री सिस्टम वाला सिस्टम है ना, फिर इनका सेवरो ओका एंजाइम जो इन्होंने पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो बेसिकली प्रूफ हो गया कि यार देखो 3-3 का सेट है, 3-3 का सेट है, 3-3 बेसिस हैं जिनकी वजह से कुछ एक बनता है। तो जैसे यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं 3-3 सेट के, जिससे आपको जैसे यू है और यूयूसी है, सब उस फिनाइल एलनिन, फिर यूयूए है, यूयूजी है, ल्यूसीन बनाएंगे, है ना, ल्यूसीन की प्रोटीन है। तो मतलब अल्टीमेटली जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी ना, तब ये प्रोटीन हमें फाइनली इस कोड से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें यार बहुत सारे देख रहे हो रिपीटेशंस हैं, कई सारे कोड एक ही प्रोटीन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोस। अच्छा, इसमें से 4 स्टॉप कोडन भी हैं, बताऊंगा उनका मतलब क्या होता है। एक स्टार्ट कोडन भी होता है, कुछ कुछ क्या AUG। So let's begin the salient features of genetic code। यार ये सही है ना, डब्बे वाला ये सिस्टम सही है, हाँ ये बढ़िया है। Salient feature of genetic code are as follows. The codon is a triplet. 61 codon code for amino acids and 3 codon do not code for any amino acid, hence they function as stop codon, ठीक है। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate। degenerate याद रखना, degenerate कब कहते हैं उसको, कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कोड करते हैं that are coded by more than one codon, ठीक है। कोई एक कोड भी उनको बता रहा है, कोई दूसरा कोड भी उनको बना रहा है, तो उन अमीनो एसिड्स को डीजेनरेट कह देंगे। The codon is read in mRNA is contiguous fashion, there is no punctuation, directly पढ़ा जाता है, ठीक है, कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, ठीक है ना, सीधा सीधा पढ़ा जाता है। The code is nearly universal। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैक्टीरिया है, यू है, अगर फिनाइलएल्निन है, तो बैक्टीरिया में भी ह्यूमन में भी, दोनों में सेम प्रोटीन बनेगा, ठीक है। Some exception to this rule have been found। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में इसका एक्सेप्शन हमें देखने को मिला है, और कुछ प्रोटोजोआ में। AUG के डुअल फंक्शन है, ये मिथ्योनिन तो बनाता ही है, पर ये इनिशिएटर कोडॉन है, इसी से शुरू होता है हमारा ट्रांसलेशन प्रोटीन का बनना, और खत्म किससे होता है, खत्म करने के लिए 3 है। तो यार उमा आई उमा गई, बस ये याद रखो, यही है स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन। बेसिकली ये कोडॉन्स जब दिखते हैं तो ट्रांसलेशन रुक जाता है, ठीक है। उमा के आने से, उमा के आने जाने से, उमा के गए आने से। A classical example of point mutation is change in single base pair in a gene beta globin chain that result in change in the amino acid residue glutamate to valine। समझ रहे हो बात, थोड़ी सी भी म्यूटेशन हुआ है, एक बेस पेयर चेंज हुआ है, तो ग्लूटामेट से वलीन बनने लगा यार, पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया। इट रिजल्ट इनटू अ डिजीज्ड कंडीशन कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। रुको मैं चेक करता हूँ क्या से क्या हो जाता है ना, एक सेकंड। ग्लूटामेट से वलीन ना, ग्लूटामेट, हाँ ये रहा। आई थिंक गैग से गुग हो जाता है, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, समझाता हूँ। ये देखो ना, गैग से गुग, देखो गुग किधर है, जीव जी गुग,
गूगल 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 ये रहा देखो, हाँ एकदम सही, गैग से गूग हो जाता है। मतलब नहीं समझे ना तुम लोग, गधे हो ही। देखो ये डीएनए है, ठीक है, इस पे बेसिस लगे होंगे ना, बेसिस लगे होंगे इस पे, बेसिस लगा देते हैं यार, ये लो ब्लैक से लगा देते हैं, ठीक है ना। इस पे जैसे मान लो ए टी जी, ए जी लगा होगा, म्यूटेशन हो गया, ये गैग का ए हट गया और यू आ गया इसकी जगह, गैग का हो गया गुग, ठीक है ना। वो 80 नहीं बना रहा मैं, लो बना देता हूँ यार, तुम भी याद रखोगे, ये लो भाई, ये हो जाता है, गैग का हो गया गुग, और इसकी वजह से क्या हो, इसकी वजह से देखो क्या होता है, खुद को और अच्छे समझाता है, नहीं मैं नहीं समझा रहा और अच्छे से, हाँ ठीक है। अच्छा वैसे हाँ, बाय द वे एक चीज बता दूं, ये mRNA है, तो आई थिंक I shouldn't write T here. T is wrong. T नहीं लिख सकते. Should write U. U. ठीक है. तो गैग का हो गया गुग, और बहुत कुछ दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जीवन में। अच्छा एक और बात, लेट मी चेक बट फर्स्ट कि यार नहीं है, ठीक है कोई नहीं, ओके लीव इट लीव इट लीव इट। आई नो तुम नहीं समझ रहे मैं क्यों रुका हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मान लेते हैं ना इस ए के पहले एक और ए है ना, थोड़ा समझाने में आप लोग को आसानी रहेगी। ये लीजिए ए ए एक और है, ठीक है ओके। अब भी देखिए, इस एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, आपको पता है उस कौन से दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ये वाला आउ 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 है ना, ASN कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, गैग क्या है बताओ, गैग क्या है, गैग है ग्लूटामेट, आई गेस ग्लूटामेट बोलते हैं। ये आ जाओ इधर, इसे भी ASN, ASN का फुल फॉर्म नहीं याद रहा, अमीनो एसिड का नाम है बेसिकली, और गुग हो गया ना, अब वलीन बन रहा है भाई। ये देखो कितना फर्क पड़ गया जीवन में, कितना ज्यादा फर्क पड़ गया जीवन में, कितना ही ज्यादा फर्क। तुम्हें नहीं, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ गया भाई। अब एक पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया यार। अब सोचो ना, अगर वो इंसुलिन का, इंसुलिन है मान लेते हैं, अभी तक इंसुलिन बन रहा था, गैग का गू हो गया, ये वैसे गुग का वैल हो जाता है, हाँ मतलब गैग का गूग हो जाता है, इस वजह से ग्लूटामेट की जगह वलीन बन जाता है। हाँ सही बोल रहा हूँ, गैग का गूग हो गया, इसकी वजह से ग्लूटामेट से वलीन हो गया, इसकी वजह से पूरी बीमारी हो गई है भाई। सोचो ना, सिकल सेल एनीमिया हो रखा है, उसके आरबीसी ऐसे हो गए भाई, टेढ़े पूरे। सिर्फ एक छोटा सा म्यूटेशन कैन लीड टू दिस डिसीज। दिस इज द थिंग जो तुम्हें समझ में आना चाहिए, कितना हम वो पढ़ रहे हैं चीजें कि होता क्यों है। ये पता है तुम्हें, बीटा ग्लोबिन चेन है ना जो हीमोग्लोबिन की, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। अब सोचो ना, वो पूरी एक चेन है ऐसे अमीनो एसिड, जो जो मैं बॉल्स बनाता हूँ ना, वो ऐसे बनेंगे, ठीक है, बहुत सारी, सैकड़ों, ऐसा 1000-2000 होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट एक होगा ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं है कि 1 करोड़ बॉल्स नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। कुछ एक बॉल की लेंथ होगी, उसमें सोचो एक बॉल में चेंज हुआ, उसकी वजह से ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है, इसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से टेंशन वेंशन कुछ होता है, उसकी वजह से आरबीसी का शेप सिकल लाइक हो जाता है, ऐसी हो जाती है आरबीसी। एक्चुअल में कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना, बीच में गड्ढा, ऐसी होती है ना, ऐसी से ऐसी हो जाती है, सिर्फ एक अमीनो एसिड की म्यूटेशन से। तो कितनी बड़ी बीमारी हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि स्लो चेंज चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि भाई एकदम से म्यूटेशन हो जाए, इंसान ही जिंदा ना रह पाए, या फिर मतलब जनरेशन आगे ही ना बढ़ पाए। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ one or two bases changes the reading frame from the position of insertion or insertion. However, such mutations are referred to as frame shift, insertion or deletion mutations. Insertion and deletion of 3 or more multiple bases एंड द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अल्टर्ड पॉइंट ऑन। मतलब अरे बहुत फालतू सी बात है, बताने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन बता देता हूँ। अब सब इतना एक्सप्लेन कर ही दिया है तो कर देते हैं। मान लो जैसे ए है, टी है, जी है, ए है, ए है, ए है, जी है, सी है, सी है, सी है, जी है, ए है, ये कोई एक चेन है, ठीक है, डीएनए की हो गई है वैसे। तो अगर मैं मान लो आप लोग, मैं यहाँ पे
जी को उड़ा दूं और इसकी जगह जी को उड़ा दूं बस, ठीक है। और आप ये भी सोचो कि मान लो यहाँ से चेन शुरू हो रही है, यहाँ पे चेन खत्म हो रही है, कोई बंदा पढ़ रहा है, बोल रहा है एटीजी प्रोटीन बनाओ, टीआरएनए बोलेगा ए प्रोटीन बनाओ, जीसीसी प्रोटीन बनाओ, सीजीए प्रोटीन बनाओ। कोई दिक्कत है जीवन में? कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, चार प्रोटीन बन के रेडी हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे टी की जगह यू होना चाहिए, अगर ये mRNA है तो, ठीक है। चलो उससे एक्सप्लेनेशन नहीं बदलेगी। अब मान लो भाई मैंने जी ही हटा दिया, टीआरएनए आया, बोला एटीजी बनाओ, बोलता ठीक है, बोलता ए बनाओ, बोलता ठीक है, बोलता सीसीसी बनाओ, ओ शिट, फिर जी ए के आगे कोई होगा तो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगा पता है? यहाँ पे मान लो कोई है आगे तो एक और, क्योंकि बहुत लंबा कोड होता है ना यार, ये दोनों प्रोटीन तो सेम बने और ये दोनों अलग नहीं बन गए। ये प्रोटीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये प्रोटीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 11, कुछ और ही बन जाएगा ना भाई। सीसीसी बन रहा है यार, पहले क्या बन रहा था? जीसीसी, अब क्या बन रहा है? सीसीसी। समझ रहे हो ना? अब इसके आगे से सारे नहीं खराब हो गए। पहले क्या बन रहा था? सीजीए, अब क्या बन रहा है? जीजीए। तो ये मान लो 14 बन गया। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है उसके आगे के सारे प्रोटीन्स नहीं खराब हो गए। तो इसको कहते हैं कि फ्रेम शिफ्ट हो गया, फ्रेम ही शिफ्ट हो गया इंसर्शन एंड डिलीशन की वजह से। पर अगर मैं 3 प्रोटीन के साथ छेड़खानी करूं, एक के साथ ना करके, जी को भी उड़ा दूं, सी को भी उड़ा दूं, सी को भी उड़ा दूं, अच्छा अब पहले भी सीजीए बन रहा था, अब भी सीजीए ही बन जाएगा, ये तीनों उड़ जाएंगे बीच से, ठीक है। बस एक प्रोटीन नहीं बनेगा, पर फिर 4 ही बनेगा, अगला अगर 5 है तो 5 ही बनेगा। कहने का मतलब है कि अब प्रोटीन वही बनेंगे, बस एक बीच का गायब हो चुका है। दूसरे केस में जब फ्रेम शिफ्ट होता है, जब एक या दो हटाओगे तो क्या होगा? 3 अगर नहीं, 3 के मल्टीपल में अगर नहीं हटाओगे तो सारे प्रोटीन बदल जाएंगे उस पॉइंट ऑनवर्ड से, सारे। इसीलिए तो सिकल सेल एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रोटीन तुमने बदला, एक म्यूटेशन हुआ, लेकिन उसकी वजह से वैसे 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 वेट, सिकल सेल एनीमिया डिफरेंट है, वहां पे बदला है म्यूटेशन, वो अलग तरीके का है। मैं बात कर रहा हूँ इंसर्शन और डिलीशन की। तुम समझ गए हो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस है। कोई बेस तुमने पूरी चेन के बीच में इंसर्ट कर दिया, घुसा दिया, ठीक है, या फिर हटा दिया, तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। इसे इसलिए इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वो जो था पॉइंट म्यूटेशन है, सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है, क्योंकि फ्रेम नहीं शिफ्ट हुआ। हर पॉइंट म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है, इंसर्शन और डिलीशन से ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। टीआरएनए, टीआरएनए, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स फिनिश दिस चैप्टर ना, पार्ट पार्ट में तोड़ के कोई फायदा नहीं है। लेट्स फिनिश दिस। द टीआरएनए then called, उस समय कहते थे sRNA, small soluble RNA, was unknown before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. एडेप्टर मॉलिक्यूल, जिससे मैं तुमने आपको डायग्राम बना के भी मैं समझाया था कि एक हाथ से तो वो रीड करता है कोड को, दूसरे हाथ से अमीनो एसिड पकड़ता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैन बी डिपिक्टेड एट लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। याद रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, पता होगा बायोमोलिक्यूल्स, पढ़े हो तो, अगर नहीं पढ़े हो तो जा पढ़ो। In actual structure, the tRNA is compact molecule which looks like inverted L, उल्टा L। एक्चुअल होता है ना, एक्चुअल रियल डायग्राम है, अभी मैं तुमको दिखाता है यार गूगल से। ऐसा होता है कुछ, ऐसा बढ़िया सा एकदम है ना, बढ़िया सा दिखता है एकदम ऐसा, इन्वर्टेड एल जैसा, ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code. This is the anticodon loop. आपको बेसिस दिख रहे हैं, यूसीए, दिस इज एंटीकोडॉन, कोडॉन का
कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज कोडॉन AGU, अगू 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 बनाएगा ऊषा 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 ठीक है ना। UCA बनाएगा, UCA बनाएगा नहीं, मतलब UCA जो tRNA है जिसके बेस में, जिसके एंटीकोडॉन लूप में UCA है, वो जाके AGU से जुड़ेगा और सीरीन अमीनो एसिड, देखो दूसरे हाथ में क्या पकड़ा इसने, सीरीन अमीनो एसिड पकड़ के बैठ, ये चिपक जाएगा। दूसरा आएगा, इसने, इसका कोड क्या है, इसका एंटीकोडॉन क्या है AUG, इसका कोडॉन क्या है UAC, मतलब जब कोड में UAC दिखेगा तब ये दौड़ा दौड़ा आएगा, भैया 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 मेरा कोड आ गया, मेरा कोड आ गया, जाने दो मेरे को, मेरा कोड आ गया, और जाके चिपक जाएगा। उसके बाद क्या है, टायरोसिन बोलते हैं ना शायद। अब इन्होंने एसिड्स का नाम देख लेना यार। अब ये दोनों जब इतने करीब आ जाते ना, ये बंधन प्यार का बंधन है, ये बंधन बन जाता है यार, ऐसा बंधन, इतना टाइट बंधन क्यों बंध जाता है पता है, एनर्जेटिकली फेवर करता है। कई चीजें ना हो जाती है, मतलब जैसे तुम्हें अगर मैं बताऊं, जैसे ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, शुरू में तो ये बोलते हैं नहीं हम पास नहीं आएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज, एकदम भरमार पॉजिटिव चार्ज, मैं इनको और पास ले आऊं, कोई तो पॉइंट आएगा ना जब इनका अट्रैक्शन विल बी मोर देन द रिपल्शन, मतलब समझ रहे हो ना बात, कि एक कोई पॉइंट आएगा, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन जिसके थे, फ्यूजन रिएक्शन क्यों होता है, एक पॉइंट पे एनर्जेटिकली फेवर करता है चिपक जाना, एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो वे लोग इतने करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं, ये सीरीन और टायरोसिन या फिर कोई भी दो अमीनो एसिड्स, तो यार ये लोग चिपक ही जाते हैं फिर एक दूसरे से, मतलब ये टायरोसिन ना कूद के, एक्चुअली नॉट टायरोसिन, इस सीरीन कूद के ना इस पे चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, तो ये भाई एंटीकोडॉन लूप निहत्ता हो जाएगा, और निहत्ता होकर चल लेगा चुपचाप मुंह खोल के, मुंह उठा के। ये जो यहाँ पे राइबोसोम चिपका होता है, ये आगे आगे बढ़ रहा होता है, यहीं पे सब खेला इसके अंदर हो रहा होता है सब कुछ, ये सब जो मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा होता है, मतलब एक्चुअल में तो ये सब इसके अंदर होता है समाया। अब ये आगे बढ़ जाता है, फिर ये आगे इसके कोई कोड होगा ना mRNA का, उससे रिलेटेड एक tRNA आके चिपकेगा, फिर ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये कूद के जाके चिपक जाएंगे उससे, इस वाली बॉल से, जो दूसरा है, दूसरा जो tRNA यहाँ पर आएगा लेके, समझे, दिस इज हाउ ट्रांसलेशन अकर्स। तो दोनों बॉल उस पर कूद के 3 बॉल बन गई, फिर एक और आएगा, तीनों बॉल उस पर कूद जाएंगे, 4 बॉल बन गई, ऐसे बॉल 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 जुड़ते हुए पूरी पॉली अमीनो एसिड, पॉली क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, यानी कि प्रोटीन की चेन बन जाएगी। इसी यही तो ट्रांसलेशन है, मैंने तुम्हें शुरू करने से पहले ही बता दिया ट्रांसलेशन क्या होता है। और बताओ इससे भाई बढ़िया एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी, मैंने तुम्हें ट्रांसलेशन हेडिंग से पहले बता दिया कि ट्रांसलेशन होता क्या है, ठीक है। ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide, polymerization of amino acid to form polypeptide, बहुत ही उदास डेफिनेशन है ये। The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of the bases of the mRNA, तुम्हें समझ आ गया क्यों। amino acids are joined by the bond which is known as peptide bond, वो जो दो जुड़ते हैं ना balls, the two balls they joined by peptide bond. Don't laugh. Formation of peptide bond requires energy. Formation of peptide bond requires energy. Therefore, in first phase itself, amino acids are activated. देखो एनर्जी मतलब ये नहीं कि उस समय एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब tRNA से जब वो जुड़ते हैं ना उसी में एनर्जी लगती है। तो वही लिखा है, फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर tRNA, उसी में एनर्जी लगती है, वो चार्ज हो जाते हैं यार। इट्स लाइक जैसे एक, कैसे बताऊं, देखो जैसे एक, मैं एकदम ही ना, देखो बताता हूँ, एक ऐसे अमीनो एसिड, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दो, ऐसे ऐसा नहीं है, चार्ज नहीं हो जाते एक्चुअल में, गलत मत समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस, और एकदम नेगेटिव चार्ज से भर दूं एकदम चिपक नहीं जाएंगे साला, पास कर दो अगर इनको, दिस इज व्हाट हैपेंस मैन, दिस इज व्हाट हैपेंस, मतलब दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस बट दिस इज हाउ इट इज समवट, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कुछ ऐसी ही चीजें हो रही हैं कि हम उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, वी आर चार्जिंग दैट tRNA, बेसिकली हम उन्हें एनर्जी दे दे रहे हैं, और जब मतलब उनका जो बॉन्ड बनना है ना वो
एनर्जेटिकली फेवरेबल था ही नहीं। टीआरएनए का अमीनो एसिड से चिपकना वाज नॉट फेवरेबल। हमने जबरदस्ती चिपकाया, और जब हम जबरदस्ती चिपकाएंगे तो जब उनको अपना साथी मिलेगा, साथी अमीनो एसिड मिलेगा, तो वो तो यही बोलेगा, भाई यार ये मेरे को यहाँ पे जबरदस्ती चिपकाया है, क्यों ना मैं इसके बंधन से आजाद होकर तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना लूं, पेप्टाइड बॉन्ड, वो मेरे अमीनो एसिड, और दोनों अपना पेप्टाइड बॉन्ड बना के आगे बढ़ जाएंगे। उसको क्या पता कि वो आगे जाके और बॉन्ड बना लेगा, फिर वो चेन बन जाएगी पूरी, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है। बट उसको टीआरएनए से पीछा छुड़ाना वहां पे फेवरेबल लगा, तो उसने किया। ठीक है, समझ आया? तो हमें पहले चार्जिंग करना पड़ेगा टीआरएनए का, उसे मार पीट के टीआरएनए से चिपकाना पड़ेगा अमीनो एसिड को, ताकि वो बाद में जाके खुद ही पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बना के दो अमीनो एसिड जुड़ जाए। अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर तुम लोग नहीं देखते हो, तो लेट्स जस्ट रीड इट आउट। ओके, अब मैं समझा चुका हूँ यार, अब वो डायग्राम समझाऊंगा बस। ठीक है, तो रीडिंग करते हैं। इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। The presence of catalyst would enhance the rate of peptide formation. The cellular factor responsible for synthesizing protein is ribosome. The ribosome consists of structural RNA and about 80 different proteins. In an active stage, in inactive it exists as two subunits, the large subunit and the small subunit. When the small subunit encounters the mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. There are two sites in the larger subunit for subsequent amino acid to bind and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. The ribosome also acts as a catalyst. 20S RNA in the bacteria in the enzyme ribosome for the formation of peptide bond. A translation unit in the mRNA is a sequence of RNA that is flanked by the start codon. ध्यान से, the translation unit in the mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG till the stop codon. तो वो पूरा ही लगभग, मतलब कि जो mRNA है जहां पे उसका स्टार्ट कोडॉन है यानी कि OG AUG, वहां से लेके स्टॉप कोडॉन यानी कि उमा आई उमा गई या उमा आई गई, सॉरी उमा आई गई और उमा आई, यहां तक पूरा translational unit कहलाता है. The mRNA also has some additional sequence that are not translated are referred to as UTR. वो शुरू और आखिर में होते हैं ना, UTRs कहते हैं, अनट्रांसलेटेड. mRNA पे भी रह जाता है कुछ, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, चौंकने वाली बात नहीं है. UTR प्रेजेंट देखो लिखा है ना, बोथ एंड्स पे होते हैं, 5 एंड पे होते हैं बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, 3 एंड पे होते हैं आफ्टर द स्टॉप कोडॉन. दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन. इनको चाहिए, होना चाहिए भाई, इनको चाहिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एक एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए. गला फाड़ देना मैंने चीख के. For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon that is recognized only by the initiator tRNA. For initiation, शुरुआत करने के लिए जो राइबोसोम है वो mRNA से जुड़ता है स्टार्ट कोडॉन पे, जो कि इनिशिएट tRNA रिकॉग्नाइज करता है. The ribosome proceeds to elongation phase by protein synthesis. The ribosome moves. अरे यार, प्रोटीन सिंथेसिस ही ट्रांसलेशन है, दिमाग मत खाओ. The ribosomes moves from codon to codon along the mRNA. ठीक है, राइबोसोम पूरा चलता है, पूरा mRNA को पकड़ के, पूरा उसको रीड करते हुए, और टीआरएनए आते रहते हैं, उनको चिपकाते रहते हैं एक दूसरे को. अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन bought by the respective tRNA close enough to form a peptide bond. One by one it is translated into a polypeptide sequence which represent by the mRNA was dictated by the DNA. समझे? This is central dogma. At the end, the release factor binds to the stop codon, terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. ये डायग्राम मैं समझा रहा हूँ. दिस इज लास्ट यार, दिस इज आई एम थकाउफाई नाउ. आई डोंट नो इफ it's not a word, I don't know kya it is, not a word, but I'm thakofai. This is a protein, this is a protein molecule, 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 this is protein, this is protein, this is also protein. Now see, this is the ribosome का छोटा वाला यूनिट. ये देखो ना, mRNA को पकड़ के बैठा है, इससे आके बड़ा वाला यूनिट जुड़ा होगा उसके बाद, जब ये पकड़ लिया होगा mRNA मिल गया भाई, जल्दी चला जा, ट्रांसलेशन करते हैं. लार्जर यूनिट बोला आ रहा हूँ भाई, रुक जा. लार्जर वाला आ गया, बोलता ठीक है आ गया. AUG मिला तेरे को? हाँ मिल गया. ठीक है आ गया, मैं भी आ गया.
लो आ गया ये, जैसे आया इसने बोला चलो AUG वाला tRNA आ जाओ। tRNA कौन है? AUG वाला। AUG वाला मतलब खुद उसके पास AUG नहीं है, उसके पास AUG का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो tRNA सबसे पहले आएगा उसके पास क्या होगा पता है? UAC, ये होगा जो सबसे पहला वाला tRNA आएगा ना। फिर वो ऐसे देखो, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ रहेगा, फिर एक दूसरा उड़ते उड़ते आएगा, ये आ रहा है, खैर ये जैसे आ गया, चिपक गया, अब ये कूद के इस पे चिपक जाएगा। अब देखो दो बन जाएंगे ना ये, अभी तो बहुत सारे बन चुके हैं, ये मिड का प्रोसेस है, फिर दो हो जाएंगे ये। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर एक नया आएगा, वो यहाँ अटैच हो जाएगा, और यहाँ तब तक दो होंगे, इसके पास एक होगा, ये दोनों कूद के इस पे आके चिपक जाएंगे, तो ये तीन बन जाएगा, तीन बन जाएगा। फिर ये बड़ा सा यूनिट आगे बढ़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर ये आएगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, इसके पास एक होगा, फिर ये दोनों कूदेंगे इस पे, ठीक है? और जैसे कूदते हैं ये स्ट्रक्चर फिर से आगे बढ़ जाएगा, जैसे कूदेंगे, ये तीन है ना, सॉरी, तो ये चार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे वैसे वैसे ही ये चेन बन गई है धीरे धीरे, समझे? वैसे ही ये चेन बन गई है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बताऊं तो ये जो है ना एलेनिन, ये कूद के यहाँ वेलिन से चिपकेगा, ये पूरी चेन शिफ्ट हो जाएगी, समझ रहे हो? ये भी चिपकेगा तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से कटेगा बेसिकली, और कूद के इस पे चिपक जाएगा। किस पॉइंट से? ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ बॉन्ड बनेगा, समझ गए ना? और ये वाला जो है ये अलग हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट के उड़ जाएगा, जैसे ये उड़ के जा रहा है, समझे पुत्र? और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और पार्ट बनाए कि इसी में कवर करते हैं? कवर करते हैं यार, कवर करते हैं। ठीक है, अब नहीं डिस्टर्ब करूंगा मैं। ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो हमने मोटा मोटा ना चैप्टर काफी हद तक काफी सारी अच्छी चीजें कवर कर ली है, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी उड़ाते हैं। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन भी जीन्स कर सकते हैं। इन यूकेरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेसिंग लेवल पे कर सकते हैं जब स्प्लाइसिंग हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे कर सकते हैं जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हमारा एमआरएनए जा रहा था, या ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन, बेसिकली जीन अपने आप को शो करेगा कि नहीं, इस चीज को हम कंट्रोल करना चाहें अगर, तो ये हम कर सकते हैं इन इन लेवल पे, मतलब बहुत सारे लेवल है ना यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट में नहीं है जब बहुत सारे लेवल्स, उसमें तो यार वही तुरंत बनता है, नीचे ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, तो तुम्हें लाइक पहले ही स्टेप यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पे ही रोकना पड़ेगा, और किसी लेवल पे आप कैसे रोकोगे ना? जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ नहीं कि नीचे ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है होना, लैग ओपेरॉन। अच्छा, इसीलिए लिखा था कि ये जो होते हैं ना ये अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग टाइम लेते हैं क्योंकि कई स्टेप्स हैं। लैग ओपेरॉन, द elucidation of the lag operon was also the result of a close association between genetics. Francis Jacob and Jack Monod. They were the first to eradicate the transcriptionally regulated system. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे चीजें रेगुलेट होती हैं इन्होंने बताया। इन्होंने लैग ओपेरॉन का एग्जांपल दिया। लैग का मतलब होता है लैक्टोस, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारे दो तीन प्रोटीन बनाते हैं एक्चुअली, वो एक कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है? एक ही प्रमोटर है उनका, एक ही रेगुलेटरी जीन है जिससे वो कई सारे प्रोटीन, दो तीन तीन है, कंट्रोल होते हैं। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एज रेफर टू एज ओपेरॉन। अच्छा, बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही कर सकता है रेगुलेशन ना, हमारी तरह तो है नहीं। The names the name few such examples, lac operon, ये याद रख लो यार, ये याद रख लो, एमसीक्यू आ सकता है। लैक, टीआरपी, आरा, टीआरपी,
और जैसे तुम पूछ रहे हो ना, ओ लैक तेरा टीआरपी आ रहा है ना, तो ऐसा पूछ रहा है ना, हीज ओपन है, अच्छा अच्छा हीज भी जोड़ दो भाई, वैल भी जोड़ दो, ठीक है। हाँ ऐसे बोल रहा है लैक टीआरपी आ रहा, तो इस पे वैलिन हंस दिया, हिज वैल, ठीक है ना, नहीं आ रहा क्योंकि लैक का टीआरपी, ठीक है ना, याद हो जाए तो हो जाए, नहीं तो खुद से बना लेना। अबे लैक का टीआरपी आ रहा हिज वैल, ठीक है। द लैक ओपरैंड कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, द आई जीन, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इसका मतलब है इनहिबिटर से लिया गया ये शब्द। आई का मतलब ये भी पूछ लेता है, पूछने को पूछ लेगा, पूछने का पूछा पूछा, आई डोंट नो पीवाई क्यों पूछा कि नहीं, बट एमसीक्यूज देखे हैं इस टाइप के। आई का मतलब इंड्यूसर होता है, एसर्शन, कुछ एक फलाना रीजन लिख देगा, तुम सोच रहे हो नॉट करेक्ट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो पता चला एसर्शन ही का जाता है, तो भाई थोड़ा ध्यान से, आई इज नॉट इंड्यूसर, इट इज इनहिबिटर। बताऊंगा क्यों। द थ्री स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए, यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन्स हैं वो हैं जेड वाई ए, जोया से याद रखो, जोया, ओ भूल जाओ, ओ को कुदा दो आगे, ऑपरेटर, तो जोया याद रखो जेड वाई, ठीक है। ये देख लो जोया है ना, जेड वाई ए पीछे, फिर ओ उसके आगे होगा, ओ आगे कूद गया, ठीक है ना। आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर, आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर, ये वर्ड कहां से आया पर इनहिबिटर से, मतलब रिप्रेस करते रहे, लाकोपरन को होने ही नहीं दे रहा है। जेड जीन कोड्स फॉर, अब जो ये जो सिस्ट्रॉनिक जीन है, कुछ तो प्रोटीन बना रहे होंगे, तो जेड जीन जो है ना वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को तोड़ना इसका काम है, ठीक है ना। लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट में तोड़ देता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो लैक्टोज को तोड़ देता है गैलेक्टोज में एंड ग्लूकोज में, कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दवाई जीन कोड्स फॉर परमिएस, परमिएस मतलब परमिट है ना, परमिट दे रहा है, विच इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कि सेल को परमिट दे देता है, परमेबिलिटी बढ़ा देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, आ, हाँ हाँ, परमिटेबल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आई थिंक, ओके मैं बात बताता हूँ, द जीन ये कुछ परमेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। आई थिंक यार जैसे लिखा है परमेबिलिटी टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मुझे लग रहा है यहाँ पे लैक्टोज होना चाहिए, आई गेस लैक्टोज होना चाहिए, पता नहीं, मैं हो सकता है गलत कॉपी पेस्ट हो गया हो, या गलत टाइप हो गया हो, पर परमेबिलिटी तो क्योंकि लैक्टोज ही है ना जो बाहर है सेल से, जो आएगा, देखो होता क्या है ना, देखो बेसिकली होता क्या है, एक जीन है, सेट ऑफ जीन्स है, तो रेगुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है कि भाई देखो मोटर तभी चलाओगे जब टंकी खाली है ना, तो सिमिलरली हम प्रोटीन तभी बनाएंगे जब हमें जरूरत है, जब लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हमको जरूरत है, तभी ना हम उसे बनाएं। तो ये जो तरीका है इसी को जीन रेगुलेशन कहते हैं, कि हम कैसे रेगुलेट करें कि कब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा कब नहीं बनेगा, तो जब लैक्टोज होगा तभी बने, और जब लैक्टोज ना हो तब ना बने, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो लैक्टोज अगर है, इसीलिए उसको इनहिबिटर कहा है, इनहिबिटर से लिया है ना आई, जीन आई, मतलब लैक्टोज को इनहिबिटर नहीं कहा है, बट मतलब जो जीन आई है, जब आयरन पॉलीमरेज से उससे गुजर जाता है ना, गुजर जाता है, अभी तुमको दिखाऊंगा, तो कुछ बनता है और वो कहीं जुड़ जाता है, और उसके आगे के जो जोया जेड वाई है ना, ये एमआरएनए नहीं बना पाते हैं, ना एमआरएनए बना पाते हैं, तो ना प्रोटीन बनेगा, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता ही नहीं है, ना परमेज बनता है, बट थोड़ा थोड़ा परमेज हमेशा बनता रहता है सेल के अंदर, ठीक है। रीजन रीजन ये है कि जब, अरे यार, जब तुम परमेज ही नहीं बनाओगे, मुझे जहां तक लग रहा है परमेज, यार हो सकता है मैं गलत हूँ, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई गेस तुम देख लेना, परमेज अलाउज
हो सकता है आगे क्लियर हो जाए, ठीक है। परमेज अलाउज द लैक्टोज टू एंटर इनटू द सेल, ताकि लैक्टोज जाके जुड़ जाए इनहिबिटर से, इनहिबिटर ने आई जीन का जो एमआरएनए है ना उससे, और वो रोक ना पाए आरएनए पॉलीमरेज को ZYA को ट्रांसक्राइब करने से। ठीक है ना। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा अगर तो सुनो, मतलब पहले पढ़ लेते हैं, देन वील डिस्कस दिस। मैं ना थोड़ा आगे भाग जाता हूँ कभी कभी। द जीन द ए जीन, अच्छा Z हो गया, Y हो गया, A हो गया। A क्या होता है? ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, इसका भी वही काम है ना, लैक्टोज को तोड़ना। तो hence all the three gene product of the lactoperon are required for the metabolism of lactose. The most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same related metabolic pathway. Lactose is the substrate. लैक्टोज क्या है? सबस्ट्रेट है भाई। लैक्टोज क्या है? सबस्ट्रेट है। लैक्टोज क्या है? सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट है, एंजाइम है ये, बेसिकली रिएक्शन है। यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिख लो, यहाँ पे लैक्टोज हो गया, कुछ एक प्रोडक्ट बना रहा है क्या? ग्लूकोज और गैलेक्टोज तोड़ दे रहा है ना, डाइसैकेराइड है ना लैक्टोज, उसको तोड़ दे रहा है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में। बेसिक सी बात है। इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपरेटर। पर अगर तुमसे को बोले कि ऑन एंड ऑफ कौन करता है ऑपरेटर? ओपेरॉन को, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन को, ओपेरॉन को। तो ओपेरॉन को ऑन और ऑफ करता है लैक्टोज खुद। समझे? मतलब यार, अगर मैं बोलूं, मैं ऐसा सिस्टम बैठा दूं, मान लो कि जैसे टंकी टंकी खाली होगी वैसे उसमें मोटर ऑन हो जाएगी, पानी जैसे भरेगा मोटर खुद ही बंद हो जाएगी। अगर मैं ऐसा सिस्टम लगा दूं तो दिस इज दिस इज समथिंग व्हाट लैक ओपेरॉन इज। मतलब कि पानी खुद डिसाइड कर रहा है कि भाई अब मैं खाली हो चुका हूं, अब टंकी का मोटर चल जाना चाहिए। तो मतलब कि ऑन एंड ऑफ द मोटर इज रेगुलेटेड बाय द वाटर इटसेल्फ। सिमिलरली on and off of the operon is regulated by the lactose itself. Hence it is termed as inducer. Inducer कहते हैं, ठीक है? ठीक है ना? Igene is not inducer, it is inhibitor. Lactose is also substrate. It also a on and off regulator. It also termed as inducer. इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड, अच्छा अगर लैक्टोज दे देंगे बैक्टीरिया को ग्रोथ मीडियम में, तो लैक्टोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल में थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज। देखो मैं यही कह रहा था, परमेज ही है जो लैक्टोज का अलाउ करता है, तो वहां पे परमेज होना चाहिए था। रिमेंबर, थोड़ा सा वेरी लो expression of lactoferrin has to be present in the cell all the time, otherwise होगा क्योंकि lactose cannot enter the cell, and if he cannot enter the cell, then how come the lactoferrin will be switched off? क्योंकि ऑफ होगा तभी तो ZYA बनेंगे, तभी तो लैक्टोज का टूटना शुरू होगा। तो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट तो थोड़ा बहुत लैक्टोज आए अंदर, ताकि तभी तो वो इंड्यूसर आई मीन इनहिबिटर को आई जीन जो कि बना रहा है उसको जाके पकड़ के रोकेगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शन होने दे, ZYA बनने दे, फिर और एकदम से परमेज बढ़ जाएगा, परमेज और ज्यादा सेल के अंदर लैक्टोज को एंटर करने देगा और ओपेरॉन और अच्छे से इनहिबिट होगा। और जब लैक्टोज पूरा मीडियम में खत्म हो जाएगा, जब लैक्टोज खत्म, अब पूरा है ना मीडियम में से खा गया पूरा बैक्टीरिया, तो फिर अब लैक्टोज जैसे खत्म होगा, आई जीन को कोई रोकने वाला है नहीं, एमआरएनए हमेशा ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है, आई जीन बनने लगेगा, वो जाके ऑपरेटर पे जुड़ता है, ऑपरेटर पे जुड़ते ही वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, ZYA बनना बंद हो जाएंगे, और जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि लैक्टोज को जो तोड़ना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, वो भी बंद हो जाएगा, जिसकी अब हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि लैक्टोज तो खत्म हो चुका है ना। दिस इज हाउ lactoperon is operated. Lactose then induces the operon in the following manner. The repressor of the operon is synthesized all the time from Ig. The repressor protein bind to the operon region of the operon and prevent RNA polymerase from transcribing. ठीक है, जो मैंने बताया, जो मैंने चीख चीख के समझाया वही सब लिखा है।
ऑपरेटर रीजन पे जुड़ता है रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि आई बना रहा है, याद रखना। अच्छा, उसे रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। मैं अभी तक इनिबिटर कह रहा था, इनिबिटर नहीं कहते। आई जीन का जो आई वर्ड है ना, वो इनिबिटर वर्ड से लाया है इन लोगों ने, मगर जो प्रोटीन बनता है ना उससे वो रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं उसे। रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, वो ऑपरेटर रीजन से जुड़ेगा और वो प्रिवेंट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को कि वो आगे, अब उसको तो कर दिया, आई जीन को तो उसी एमआरएनए ने बना दिया, अब वो खुद एमआरएनए को रोक देगा बनने के बाद कि भाई रुक जा, ऑपरेटर रीजन पे जाएगा और बोलेगा भाई रुक जा, लैक्टोज नहीं है, अभी मत कर, ठीक है, अभी रुक जा, जरूरत नहीं है ZYA को ट्रांसक्राइब करने की। वहीं पे अगर लैक्टोज होता तो वो आई जीन जैसे, आई जीन आई मीन आरएनए पॉलीमरेज जैसे आई जीन से रिप्रेसर एमआरएनए बनाता, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनता। जब लैक्टोज भाग के जाता, भाई भाई मैं बोलता हूँ ऑपरेटर पे जाके मत जुड़, ZYA को बनने दे। बोलेगा क्या हो गया, बोलता मैं हूं ना, मैं हूं, अभी मेरे को कटना है, वो कटने के लिए जरूरी है कि तू ऑपरेटर पे मत जुड़, आजा मुझसे जुड़ जा। तो वो जुड़ जाते हैं और बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है, प्रमोटर ऑपरेटर ZYA सबको ट्रांसक्राइब करता हुआ चला जाता है। इस अब और नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, दिस इज लाइक एंड, मतलब और कितना करूं भाई। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज, अच्छा लैक्टोज और लैक्टोज भी काम करता है। रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, इंड्यूसर के इंटरेक्शन से। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, ठीक है, या एल लैक्टोज। टर्म्स याद रखना, ठीक है, टर्म्स से कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन इज रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन इज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। ये तो समझ ही गए ना। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव। अच्छा, ये जो है इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर बनता है और चीजें नेगेटिव है ना यहाँ पे, मतलब जनरली लैक्टोज नहीं होता अगर तो चीजें रुकती हैं, मतलब समझ रहे हो ना, टंकी ऑन होने से बंद होती है हमेशा, टंकी शुरू होने से, चालू होने से हमेशा बंद होती है जब तक पानी है। यहाँ पे कुछ उल्टा है, जब तक मतलब लैक्टोज नहीं है तब तक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और वो ऑपरेटर से जुड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोकेगा पूरे के पूरे ओपेरॉन को, ठीक है। आई इनफ एक्सप्लेनेशन, दी डायग्राम याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तुम भी नहीं चाह रहे होगे, मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। प्रमोटर ऑपरेटर इनिबिटर, रिप्रेसर एमआरएनए बन गया। इनिबिटर मतलब आई जीन और कहते हैं इसको है रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर एमआरएनए, इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया ये। अगर इंड्यूसर है, इंड्यूसर कौन है, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है इंड्यूसर, ठीक है, डरो मत, आंसर दो, लैक्टोज है इंड्यूसर, लैक्टोज या फिर एल लैक्टोज, ठीक है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज पहले आता है, याद रखना। परमेज बीच में आता है, याद रखना। ट्रांस एसिटाइलेज बाद में आता है, याद रखना। ये लैग एमआरएनए है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ये यहाँ जाके नहीं जुड़ा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर के। ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट डीएनए बहुत खत्म हो चुका चैप्टर ऑलमोस्ट। दिस इज एंड यार, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक ये दोनों टॉपिक छोड़ दें क्या, क्योंकि यार रीडिंग है, ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट भी रीडिंग का टॉपिक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला चीज, लेकिन लेट्स डू व्हाट, मैं यहाँ पे क्विक रीडिंग दे रहा हूँ इस पूरे पार्ट की, मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। इफ यू वांट टू स्टडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, यू कैन कमेंट डाउन। वैसे भी चैनल कुछ खास ग्रोथ दिख नहीं रही है, तो बताना अगर चाहिए हो तो भाई, कोई एक भी बंदा बोल देगा तो आई मेक अ वीडियो ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिलहाल आई एम रीडिंग दिस स्टफ, ठीक है। HGP मेगा प्रोजेक्ट पूरा डीएनए फिंगरप्रिंट, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े सा कम आते हैं, मतलब मैंने कम ही देखे हैं इसके क्वेश्चन जनरली, क्योंकि ऊपर वाले ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आएंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं रीडिंग देता रहा हूँ, क्विक रीडिंग देता रहा हूँ, आप अपने एंड से इसे कर लीजिएगा, ठीक है।
रीडिंग पर मैं कर लेता है। A very ambitious project of sequencing the human genome was launched in year 1990. Human Genomic Project was called a mega project. Human Genomics is said to have approximately 9 to 10, 3 into 10 to 9 base pairs. If it cost sequencing required US dollar $3 per base pair, the estimated cost of this in the beginning, the total estimated cost of the project would approximately be 9 billion US dollars. Further, if the obtained sequence were to be stored in the typed form in books, and if each page of the book contained 1,000 letters, and each book contained 1,000 pages, and 3,300 such books would be required to store the information of the DNA sequence from the single human cell. ऐसे रीड कर दूं क्या? नहीं, कर देता हूँ अंडरलाइन, अब इतना भी नहीं। HGP was closely associated with the rapid development of the new area of the biology called bioinformatics. Goals of HGP. Some of the important goals of HGP were as follows: identify all the approximately 20,000 25,000 genes in the human DNA, determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs that make up the human DNA, store the information in the database, improve the tools for data analysis, transfer the related technology to the other sectors such as industries, address the ethical, legal, and the social issues that may arise from the project. The Human Genomic Project was about 13 years project coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health. रीड कर देता हूँ। ऊपर सबसे ऊपर जो लाइन है ना, उस पर फोकस करना। ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ HGP, द वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK became the major partner. Addition to the contributors came from the Japan, France, Germany, China, and others. The project was completed in 2003. Knowledge about the effect of DNA variations among the individuals can lead to the evolutionary new ways to diagnose, treat, someday prevent the thousands of disorders that affect the human beings. Many of the non-human model of the organisms such as bacteria, yeast, क्या Caenorhabditis elegans, a free-living non-pathogenic nematode. Drosophila fruit fly, plants, rice, Arabidopsis have also been sequenced. Methodology, क्या मेथड से? दो मेथड थे. One approach was focused on identifying all the genes that are expressed as RNA, referred as express sequence tags, and the other took the blind approach to simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and the non-coding sequence, later assigning the different regions of the sequence with the functions, a term referred to as sequence annotation. Sequence annotation word याद रखना. The commonly used host were bacteria and yeast for cloning the pieces of the DNA, क्योंकि easy पड़ रहा था ऐसे करना. टुकड़े करो and एक एक की cloning करके read करो, and the vectors for the cloning were back, यानी कि ये full form पूछता है, bacterial artificial chromosome, YAG yeast artificial chromosome. The fragment were sequenced using the automated DNA sequencer that worked on the principle that was method developed by the Frederick Sanger. Remember, Sanger is also credited for developing the method of the determination of the amino acid sequence in the protein. These sequences were arranged based on the sum of overlapping regions present in them. Alignment of these sequences was humanly not possible. There was a slice computer based upon the programs were developed. These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. The sequence of the chromosome 1 was completed on the May 2006. This was the last. This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosome XY to be sequenced, and the challenging task to assigning the genetic and the physical maps on the genome. This was generated using the information on polymorphism of the restriction endonuclease recognition site. Some of the salient observations drawn from the human genome as follows: the human genome contains 3164.7 million base pairs. The average genome consists of 3,000 base pairs, but the size vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin, 2.5 million bases. The total number of genes estimated to be 30,000, much lower than the previous estimation, which is 80,000. So 1,40,000 genes. Almost 99.9% of the nucleotide bases are exactly same in all the people. The function are unknown for over 50% of the discovered genes. Less than 2% of the genome code for protein. Repetitive sequence make up a very large portion of the human genome. Repetitive sequence are structure of DNA, the sequence that are repeatedly many times. Sequence sometimes 100 or 1,000 times. They are thoughts to have the direct coding function, but they shed light on the chromosome structure, dynamic, and the evolution. Chromosome 1 has more gene, 2, 9, 6, 8, and Y has the fewest
2031, scientists have identified about 1.4 million locations where the single base DNA differences SNPs, any single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs, occurs in humans. The information promises to revolutionize the process of finding the chromosomal location for the disease associated sequence and tracing the human history. DNA fingerprinting, as stated in the preceding section, 99% of the base sequence among the humans is the same. The DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individual. DNA fingerprinting involves identifying the difference in some of the specific region in the DNA, some specific region the DNA sequence called repetitive DNA, because in these sequence the small stretch of DNA is repeated many times. These are repetitive DNA are separated from the bulk genomic DNA at the different peaks during the density gradient certification. The bulk DNA from the major peaks and the other small peaks are referred to as the satellite DNA. Depending on the base composition, T ratio A rich and G C ratio length of the segment and the number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite, mini satellite, etc. These sequences are normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism from the basis of the DNA fingerprinting, and further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is also the basis of paternity testing in cases of disputes. Polymorphism, the variation at the genetic level arise due to the mutation. Recall the different kind of mutation and their effect that you have already studied in chapter 4 and in the preceding section in this chapter. Now, mutation may arise in the individual in the either somatic or in the germ cell that generate the gametes and the sexual reproductive organism. If the germ cell mutation does not seriously impair the individual ability to have the offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other member of the population through the sexual reproduction. These mutations keep accumulating generation after generation, one from the basis of variability and the polymorphism. The technique of DNA fingerprint was initiated developed by the Alec Jeffrey, and naam yaad rakhna. He used a satellite DNA as a probe that shows the very high degree of polymorphism. It was called the variable number of tandem repeats VNTR. The technique, as used earlier, involved the southern blotting hybridization using the radio labeled VNTR as the probe. It included isolation of the DNA, digestion of the DNA by the restriction nucleus, separation of the DNA fragments by the electrophoresis, transferring the blotting the separated DNA to the synthetic members such as nitrocellular hybridization using the labeled VNTR probe, and the detection of the hybridized DNA fragment by the autodiography. The segmentic representation of the DNA fragment is shown in figure 1.6. The VNTR belongs to the class of satellite of DNA referred to as mini satellite. The small DNA sequence is arranged randomly in a many copy number. The copy number varies from the chromosome to chromosome in an individual. The number of the repeats shows the how very high degree of monophonism. As a result, the size of VNTR varies from size 0.1 kb to 20 kb consecutively after the hybridization with the VNTR. But the autoradiogram gives many bands of the different sizes. These bands give a characteristic pattern of an individual DNA. This differs from the individual population, except in the case of monozygotic twins. The sensitivity of the technique has been increased by the use of PCR polymerase chain reaction, जो बढ़ा देता है basically number of DNA के fragments को. Consequently, the DNA from the single cell is enough to perform the DNA fingerprint analysis. In addition to the application in the forensics, there is much wider applications such as in determining the population, the genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprinting. Okay, this was when this note was written, and I'm recording this on 14 July. I didn't wrote these notes because, like, not for making this video. Afterwards, I decided, yeah, let's make a video. These are good notes. Yeah, I know I could have explained this DNA fingerprinting. I will be also explaining this if you'll be requesting me, if you guys will request, because my channel is not at that level right now that I also don't have that much time to make these long videos. So I need some kind of, like, you can say, reward. We need reward for what we do. We're not like कि हाँ ठीक है करना चाहिए. We do work hard. See, I made this channel I think 1 or 2 years later, and still I'm stuck at 650 something subscribers. Subscribers are not increasing. Nobody is watching my content. I'm still uploading the videos in the hope for, like, I study, I teach good. I know that. I don't need anyone else to. Okay, fine. अब बहुत बकवास हो रही है. ठीक है. Okay. One thing I'll like to add in the end: study hard. कुछ गलती हुई तो देख लेना, वैसे तो नहीं हुई होगी. ठीक है यार, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. ओके, बाय, गुड नाइट इफ यू आर वाचिंग दिस एट नाइट.